My dear student, good morning everyone. Today we will discuss on the Werner's coordination theory. बेटा देखो, हम लोग को वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के विषय में स्टडी करना है। और वो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है क्या, हम लोगों को ये देखना है कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में कि इससे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी की है। और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हमने पहले भी आपको बताया था कि वर्नर्स वाज द फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वर्नर जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिता थे, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बेटा 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये इनऑर्गेनिक के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे। अब हम लोग को ये डिस्कशन करना है कि स्विस केमिस्ट वर्नर साहब, अल्फ्रेड वर्नर साहब में कौन सी ऐसे रिसर्च कैपेबिलिटी थी या कौन सा ऐसा रिसर्च किया था जिसके लिए उनको इनऑर्गेनिक के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला। तो बेटा देखो, जैसे कॉमन साल्ट की बात होती है, जैसे एल्कली मेटल साल्ट होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल साल्ट होते हैं, सारे जो साल्ट्स हैं इन सब का तो फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हम लोग ये देखते हैं 1893 में इन्होंने जो अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया, कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, वो रसायन विज्ञान के फील्ड में एक बहुत असाधारण काम था, साधारण काम नहीं था। इन्होंने एक नए प्रकार के कंपाउंड की ही डिस्कवरी कर दी। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स, मतलब लाखों की संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कवर हुए जो डिफरेंट फील्ड में मैक्सिमम एप्लीकेशन रखते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट में बहुत सारे साल्ट हैं जिनका मेडिसिनल बहुत एप्लीकेशन है। तो लेकिन ये जो है फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव इसका है वो ये है कि उस समय में 1893 काफ़ी लंबा समय हो जाता है। उस समय में इस तरह की कोई हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर देना और अभी तक उस पर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगना अपने आप में बहुत मायने रखता है बेटा, ये हमें देखना। और ये अगर आप ठीक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये अवध यूनिवर्सिटी या जो और सराउंडिंग में यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन में आता है। अब बात ये आती है कि वर्नर्स ने कौन सा ऐसा काम किया। तो बेटा ऐसा है कि इनका जो फर्स्ट कंपाउंड पर वर्क था वो कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस था। और उसमें कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्सेस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को भी बता दिया, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को बताया। और इस बेस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को कि वो टोटल न्यू कॉन्सेप्ट था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ना होते हुए भी स्ट्रक्चर के विषय में कोई परिकल्पना प्रस्तुत करना, ये भी अपने आप में एक सराहनीय काम है। तो देखा जाए बेटा कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है। देखो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये ये देखते हैं इन्होंने क्या बताया। जैसे बेटा इनका जो मैक्सिमम वर्क था वो वर्क क्या था, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो इनके पास्टुलेट थे, पहले हम लोग पास्टुलेट देखते हैं। पास्टुलेट में बेटा इन्होंने ये बताया कि कोई जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, पहला इन्होंने जो बताया जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो 2 टाइप्स वैलेंसी शो करता है। इनका पहला यही कहना ही था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं
वो दो प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि अभी तक तो हम लोग वैलेंसी जानते थे, टू टाइप्स वैलेंसी के विषय में तो कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू वर्नर्स ईच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर शोज द टू टाइप्स वैलेंसीज। देखो इसको देखते हैं, जो है some important postulate of the Werner's coordination theory are pointed below। ये हम देखते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, ये देखते हैं बेटा। देखते क्या है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इनका जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, ये था ईच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर shows the two type वैलेंसीज। इनका पहला कॉन्सेप्ट ही था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेटा, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू टाइप्स वैलेंसीज को शो करते हैं। ईच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर शोज द टू टाइप्स वैलेंसीज, that is primary and secondary। ठीक है ना, दो तरह की वैलेंसीज को शो करते हैं। सेकंड देखिएगा, उसी को हम फर्दर रिपीट कर देते हैं। दीज आर known as primary and these valencies are known as primary and secondary valencies। मतलब इन्होंने ये बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेटा, वो दो प्रकार की वैलेंसीज को शो करते हैं, और इनको हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। देखिए क्या करते हैं आगे हम लोग, फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर प्राइमरी valencies are ionizable and non-directional। primary valencies are ionizable and non-directional, but the secondary valencies are directional and non-ionizable।
ये वार्नर साहब ने दिया। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बेटा क्या बताया, ईच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर शोज द टू टाइप्स वैलेंसीज, दीज वैलेंसीज आर नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल और सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल एंड डायरेक्शनल। देखो अभी हम एक एक पॉइंट को बता देते हैं, पहले इसको देख लिया जाए, सभी लिख देते हैं फिर एक एक पॉइंट को आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्राइमरी वैलेंसी आर explain the oxidation number of the central metal atom or central metal ion. Primary valency are explain the oxidation number of the central metal atom or central metal ion. आप देखिए एटम में वैलेंसी तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी जीरो होता है, लेकिन रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। मान लीजिए कार्बोनिल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो, तो इसलिए एटम हमने लिख दिया। बाकी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू होती है वो सदैव क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा तो इसलिए यहाँ हमने एटम रिप्रेजेंट कर दिया। तो द प्राइमरी वैलेंसीज आर एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन number of the central metal atom or ion, but the secondary valency are explain the coordination number of the complex compound। ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रूव करती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर को। एक पॉइंट और हम बढ़ा दे रहे हैं, देखो इसको पॉइंट वाइज हम ज़्यादा बता दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा कंफर्म रहे, ठीक है ना। देखिए द प्राइमरी वैलेंसी आर always satisfied by the negative species but the secondary valency are satisfied by the negative or neutral species नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज। और थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, जो है देखते हैं आगे, एक लाइन और लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन
देख लें विजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट लाइन को लिख देते हैं बेटा, हाँ चल सकता है। अभी देखना क्या है, देखिएगा प्राइमरी वैलेंसी are only oxidation state of the central metal ion, but the secondary valency are explain the secondary valency are explain the geometry of the complex compounds। इतने पॉइंट को बेटा जानना है। अब एक एक पॉइंट को हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट में हम लोग लिखे कि ईच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर शोज द टू टाइप्स ऑफ बैलेंसीज। इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लेते हैं बेटा, तो जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी हम चर्चा करते हैं उस पर, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि K4FeCN6 हो गया या CONH3 हो 6Cl3 हो गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। अब तो इन करंट सिचुएशन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो वो दो प्रकार की बैलेंसी को शो करेगा, जिसको हम लोग अभी आगे ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो ये हमें लर्न रखना है ऑलरेडी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर है तो बैलेंसी कितनी तरह के शो करेगा, दो प्रकार की। सेकंड लाइन आप वही प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी की आपने सेकंड पॉइंट में चर्चा किया, ठीक है। ये आगे हम क्या देखते हैं, प्राइमरी बैलेंसी आर आयोनाइजेबल। इनके कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू वर्नर कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है उसका आयोनाइजेशन हो सकता है, ये आयोनाइजेबल होती है, उसका आयोनाइजेशन होगा। मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आयोनाइजेशन होगा। प्राइमरी वैलेंसी जो है आयोनाइजेबल होगा, लेकिन वो नॉन डायरेक्शनल होगा। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कि उसमें जो सराउंडिंग में लिगैंड होंगे उनके अरेंजमेंट के विषय में इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ना इसका कोई सपोर्ट होगा। किसका, प्राइमरी वैलेंसी का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो है स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ लेना देना नहीं है और स्ट्रक्चर में इसका कोई रोल नहीं होगा। ये तो इसी स्ट्रक्चर में रोल ना होने को हम लोग कह रहे हैं नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। बट द सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल एंड नॉन आयोनाइजेबल। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इस सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसके ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन करता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी वी कैन डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि अगर सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है तो ज्योमेट्री का हम डिटर्मिनेशन कर ही लेंगे। तो इसीलिए आयोनाइजेबल मतलब कि नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का मतलब स्ट्रक्चर से इसका कोई संबंध नहीं है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये डायरेक्शनल है, लेकिन ये आयोनाइजेबल नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शनल से मतलब कि ये स्ट्रक्चर का निर्धारण करेगा, ये स्ट्रक्चर का निर्धारण निश्चित करेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी
किस वैलेंसी में स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में रोल है, तो आप ऑलरेडी क्या बोलोगे, जो है सेकेंडरी वैलेंसी। फिर हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं, फोर्थ पॉइंट को। वैसे आपको किताब में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखा मिलेगा, ये तो आपको लर्न करने में आसानी करने के लिए हमने पॉइंट बना दिया, ठीक है। 3 में ही इसको समेट सकते थे हम लोग। जैसे ये देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया कि आपको लर्न रहे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती, उसी बातों को हमने ज़्यादा पॉइंट में बता दिया, ठीक है। आगे देखो, द प्राइमरी वैलेंसी एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ये प्राइमरी वैलेंसी होती है, रियल में तो एक्चुअल वैलेंसी यही होती है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनीशन पढ़ते हैं तो यही कहते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एनी आयन और आइटम्स आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी, या हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या हम अप्रॉक्सीमेटली बैलेंसी बोलते हैं। कोई भी कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा, रियल में यही बैलेंसी भी होती है। अरे बैलेंटिया होता है, इसका मतलब लैटिन मीनिंग होता है, इसका मतलब अटैचिंग कैपेबिलिटी जो होती है उसी को हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्राइमरी बैलेंसी एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट, वही ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सप्लेन कर देता है। किसका, सेंट्रल मेटल एटम हो तो सेंट्रल मेटल अगर एटम से हम रिप्रेजेंट करेंगे तब तो ऑलरेडी 0 होगा। जैसे NiCO होल 4 निकिल कार्बोनिल तो 0 हो जाता है। जैसे अगर हम यही कहेंगे NiCO होल 4 लिखेंगे, जैसे देखो सेंट्रल मेटल एटम तो NiCO होल 4 अगर हम ऐसे लिखेंगे तो NiCO होल 4 में क्या है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या लिख देते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं जो है इस तरह से लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे Ni और उसके बाद जो है Cl4 और 2 माइनस कर देते हैं ये, तो ये तो सेंट्रल मेटल आयन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ये सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पर हो गया, चूँकि निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और सेंट्रल मेटल एटम यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। लेकिन रिप्रेजेंट तो लिख करेंगे, इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे कि IUPAC नेमिंग के समय हमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना मस्ट होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख पाते तो IUPAC नेमिंग हमारा बेकार है, फिर वो गलत ही है। तो ये हो गया सेकेंडरी। बट द सेकेंडरी वैलेंसी आर एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर। कल हमने इंपॉर्टेंट टर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर पर चर्चा किया था। हाउ मेनी नंबर ऑफ द लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, यही बात किए थे। हाउ मेनी नंबर ऑफ द लिगैंड प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन व्हिच आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं कि कितने नंबर में जो है ये लिगैंड अराउंड सेंट्रल मेटल जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट को देखते हैं बेटा। 5वें पॉइंट में हमें क्या मिलता है, 5वें पॉइंट में द प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाई द निगेटिव स्पीशीज। प्राइमरी वैलेंसी सदैव निगेटिव स्पीशीज से सेटिस्फाई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और यहाँ सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन से लिया जाएगा, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक से लिया जाएगा। और जब लिया जाएगा तो डी और एफ ब्लॉक वाले सदैव क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। तो अगर पॉजिटिव होंगे तो वो सदैव किससे सेटिस्फाई होगी, निगेटिव से। बट द सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई द निगेटिव आर न्यूट्रल स्पीशीज। निगेटिव स्पीशीज से जैसे Cn माइनस हुआ, जैसे Cl माइनस हुआ, जैसे Br माइनस हुआ, इन सब से, या न्यूट्रल स्पीशीज जैसे NH3 हुआ, H2O हुआ। लिगैंड की जो मेजर कैटेगरी होती है न्यूट्रल और नेगेटिव, उनसे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 6वां पॉइंट। 6वें पॉइंट में हमें क्या मिलता है प्राइमरी वैलेंसी आर ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट ही है ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। बट द सेकेंडरी वैलेंसी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट ही है।
लेकिन बेटा सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसकी ज्योमेट्री बताती है कि ज्योमेट्री में वो कैसा स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बताती है कि वो स्क्वायर प्लानर है, कि वो टेट्राहेड्रल है, कि वो ऑक्टाहेड्रल है, वो किस प्रकार का है। ये तो इतने पास्टुलेट्स हैं और इनको आपको जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर वर्नर साहब ने वर्क किया था बेटा। चलो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इत्मीनान से अपना लिख लेना, जब भी खाली होना तो इसको लिख लेना, ठीक है ना। आगे देखो, आगे हम लोग अब ये बात करते हैं कि वर्नर साहब ने किस कंपाउंड पर काम किया था। देखा जाए देखो बेटा, जैसे हम लोग देखते क्या है कि कुछ कंपाउंड्स हैं जो कोबाल्ट क्लोराइड के डेरिवेटिव्स हैं, और कोबाल्ट क्लोराइड के जो अमोनिएटेड डेरिवेटिव, कोबाल्ट क्लोराइड के अमोनिएटेड डेरिवेटिव हैं, उन्हीं कोबाल्ट क्लोराइड के अमोनिएटेड डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे देखो, जिसको जानना आपको मस्ट है। देखिए हम इसको यहाँ लिखते हैं, जो है लिख देते हैं जो है अमोनिएटेड डेरिवेटिव ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड हम लिख देते हैं। तो अमोनिएटेड डेरिवेटिव को पहले लिखते हैं हम। देखो पहले इसको लिख देते हैं, ऐसे आपको आसान रहेगा पढ़ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये अमोनिएटेड डेरिवेटिव क्या है, पहला हम देखो लिखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, ये है CO Cl3 इंटू 6NH3। ये हमारा है। दूसरा हमारा क्या है बेटा, जो है दूसरा हमारा है, ऐसे रोमन में इसको लिख देते हैं, दूसरा हमारा है CO Cl3 5NH3। देखो NH3 को घटाते जा रहे हैं। फिर तीसरा हमारा क्या है, CO Cl3 4NH3। अगला हमारा क्या है, फोर्थ वाला, CO Cl3 3NH3। ये हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। अब जो है हम क्या करते हैं, जो है यहाँ लिखते हैं फार्मूलेटेड कोबाल्ट एमीन
कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस जो है हम लोग देखते हैं जो है अमोनिएटेड कोबाल्टमीन कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि उधर अमोनिएटेड कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस। तो कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्सेस हम अगला लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या है ये, तो इसके रेस्पेक्ट में जो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CO NH3 होल 6 Cl3। यहाँ पर हमें क्या मिलता है CO NH3 होल 5 Cl2। यहाँ हमें क्या मिलता है CO NH3 होल 4 Cl2 Cl मिलता है। यहाँ क्या मिलता है CO NH3 होल 3 और Cl3। ये इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें मिल जाते हैं। अच्छा चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर हम देखते हैं जो है इसका प्राइमरी वैलेंसी, इसका लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, हम यहाँ लिखते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, या ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि आयोनाइजेबल है Cl। देखो अभी देखो नंबर ऑफ आयन से हमें मालूम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं जो है हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ द आयंस। टोटल कितने आयंस हैं हमें देखना है। तो टोटल आयंस में यहाँ पर 4 आयन, यहाँ पर 3 आयन है, यहाँ पर 2 आयन है, यहाँ पर 0 आयन है। आगे हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आयन के बाद, टोटल नंबर ऑफ आयन हम इजीली जो है कंफर्म कर ले जाएंगे। आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी से हम टोटल नंबर ऑफ आयन को इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। आयनिक प्रोडक्ट के थ्रू ये आयोनाइज प्रोडक्ट इसका क्या होगा, CO NH3 होल 6 3 + 3Cl-। तो 3 आयन है, 1 आयन है बराबर 4 आयन ये हो गए। यहाँ पर CO NH3 होल 5
Cl2 पॉजिटिव 2 Cl माइनस, 2 आयन 1 आयन बराबर 3 आयन। यहाँ पर CONH3 होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस 1 आयन 2 आयन। यहाँ पर नॉन आयनाइजेबल। ये हम देखते हैं कि इतने टर्म्स हमें, अभी देखो एक और हम लिख देते हैं इसमें जो है एक पॉइंट हम और बढ़ा देते हैं, जो है सेकेंडरी वैलेंसी। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। देखिए नॉन आयनाइजेबल है। देखो आयनाइजेशन ये दिखाता है कि 4 3 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पर कितना है, देखो 6 ये है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑलरेडी 6 है। ये 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये जो है 5 + 1 बराबर 6 ये भी है। 4 + 2 यहाँ पर क्या हो गया, 5 + 1 बराबर 6 हो गया। यहाँ पर 4 + 2 बराबर 6 हो गया। यहाँ पर 3 + 3 बराबर 6। तो ये सारे टर्म क्या जा रहे हैं, सारे टर्म्स ये 6 हैं। ये इतने टर्म्स तुम्हें जानना बहुत मस्ट। अगर ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। और इसी पर जो है काम किया था किसने, जो है वर्नर साहब ने इसी पर काम। अच्छा इसका ज़रा कलर भी देख लीजिए, इनका कलर कैसा होता है ये भी हम बताते रहे हैं आपको। ये होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका कलर होता है येलो, इसका पर्पल, इसका ग्रीन, इसका वायलेट। ये भी हमें देखना, येलो पर्पल ग्रीन वायलेट, ये चीज़ें हम देखते हैं बेटा। ये जानना हमें बहुत मस्ट होता है। अच्छा एक लाइन हम और लिख देते हैं इसमें, ये थोड़ा सा इतना तक आपका कवर हो जाएगा, जो है कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस जो है ये हो गया ऑर्डर ऑफ द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ये है मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती। तो कंडक्टिविटी ऑर्डर इसका क्या है, अगर नंबर ऑफ आयन घटते जाते हैं तो कंडक्टिविटी घटता जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलर कंडक्टेंस। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस का कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ हम रेड कर देते हैं, अगर रेड कर देते हैं तो ये आपको जल्दी से विजिबल रहेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, चूँकि नंबर ऑफ आयन अगर घटते जा रहे हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या है, वो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू घटती चली जा रही। तो बेटा इतनी चीज़ें हमें जानना बहुत मस्ट है।
आप देखिए तो ये देखना है, ये कोबाल्ट एमीन के कॉम्प्लेक्सेस हुए, एमीन की परसेंटेज घटती चली गई। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब हम इसको फार्मूलेट किए तो इसी को CONH3 होल 6 Cl3, ये बेटा क्या हो गया CONH3 होल 5 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई ये नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना, एक Cl आ गया, एक Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ आ गया, यहाँ 2 Cl कोऑर्डिनेशन नंबर से के अंदर आ गए, और यहाँ तीनों Cl कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आ गए। यहाँ पर कितना Cl आया, यहाँ पर 1 Cl माइनस आया, यहाँ पर 1 Cl आया, वहाँ यहाँ पर 1 क्लोराइड आया, यहाँ पर हम देखते हैं कितने 2 क्लोराइड आया, 2 क्लोराइड माइनस आया, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 3 क्लोराइड माइनस आ गए। ये तो जितने बाहर थे वो सब क्या हो गए, अंदर हो गए, अंदर हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर को जो है हम प्रूव कर ले गए। अब फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ सब में 3 है। देखो 3 Cl हैं तो यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है। चूँकि तीनों Cl हैं, कहीं ना कहीं तीनों Cl हैं, तो वही उसको कंसीडर किया गया। जबकि देखिए नंबर ऑफ आयन क्या हुए, यहाँ से यहाँ तक घटते चले गए। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक लेकर इसका देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखिए चेंज होती चली गई। देखिए प्रॉपर्टी येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें जानना। लेकिन है क्या कि ये सबके सब कंपाउंड जितने भी हैं बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबकी ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसी ज्योमेट्री है, सबकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वही कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को कंफर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। इसकी स्टडी कीजिए, कल फिर इस पर इन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये कोई ऐसी किताब मार्केट में छपी नहीं है जो एज इट इज़ तुम्हें मिलेगी, कहीं तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इसको मेहनत से पढ़ो, और कोई डाउट हो तो उसको यहाँ पर जो है हमने नंबर भी बताया था 9919194630, देख लो फिर एक बार, जो है 9919194630 और 94,540 और 98,390 पर आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। दोनों व्हाट्सएप नंबर है। दूसरी चीज़ सब्सक्राइब करते रहिए बेटा, चूँकि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट आपकी क्लासेज जा रही हैं तो सब्सक्राइब का रेट आप अपडेट रखिए। ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।